नमस्कार, मैं अभय शुक्ला। आज आप सभी के बीच में एक बार पुनः वीडियो के साथ। आप जो साथी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जन आंदोलन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसको शेयर करने का काम तमाम ग्रुपों में करिएगा। वीडियो एक महत्वपूर्ण विषय पे है। वीडियो तमाम देश में आंदोलन चल रहे हैं, तमाम संगठन देश में सहारा सहित तमाम चिटफंड सोसाइटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में एक संगठन जो बड़ी जोर शोर से देश में तमाम चिटफंड कंपनियों की आवाज उठा रही थी, वो थी ठगी पीड़ित परिवार जब तक संगठन। उसके संस्थापक थे मदन लाल आजाद। मदन लाल आजाद देश में बर्ड्स एक्ट कानून की वकालत कर रहे थे। इनके संगठन में बहुत बड़ी फूट पड़ी है, बहुत सारे पदाधिकारियों ने साथ छोड़ा है। जानते हैं क्यों? आइए बताते हैं। आज मैं ये बात जो कहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके साथ जिन्होंने उनका साथ छोड़ा है वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम राजों से पर्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हमको और बहुत सारी चीजों की गहराइयों में नहीं जाना है। ना मुझे उनके किसी संगठन के किसी कार्य पद्धति में हो रहे किसी क्रियाकलाप के विषय में कौन आता है कौन जाता है, इस पर चर्चा करनी है। मुझे बर्ड्स एक्ट कानून के द्वारा हो रहे परिस्थितिजन्य स्थितियों पे, उन विषय पे अपनी बात रखनी है जो उनके लोग खुलेआम यह बात कर रहे हैं, जो उनसे बागी हो गए हैं। तो क्या मदन लाल आजाद देश भर के तमाम चिटफंड कंपनियों के कार्यकर्ताओं को जेल भिजवाना चाहते थे? बर्ड्स एक्ट कानून के तहत सुनियोजित तरीके से उनको जेल भेजवाने के लिए एक साजिश तैयार कर रहे थे? मैं ऐसी बात नहीं कह रहा। ये आरोप उन्हीं के संगठन से निकले हुए तमाम लोग खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि मदन लाल आजाद साजिश करके कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा बनाने की तैयारी कर चुके थे और बर्ड्स एक्ट कानून के तहत एक साजिश की तरह उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए जेल के दरवाजे खोलने की तैयारी बना रहे थे। और जब उनके सुरक्षा की बात की गई तो मदन लाल आजाद नाराज हो गए और मदन लाल आजाद उन्हीं कार्यकर्ताओं के समूह में बैठे लोगों को गालियां देने लगे। हम जानते हैं वो वीडियो आएगा, वो मुझे भी गालियां देंगे, लेकिन सच तो कहा ही जाएगा, सच तो देश के लोगों को बताया ही जाएगा। आइए बताते हैं बर्ड्स एक्ट कानून क्या है। बर्ड्स एक्ट कानून की पैरवी कौन कर रहा है और बर्ड्स एक्ट कानून में सबसे पहले जिम्मेदार कौन होने जा रहा है और सबसे पहले 82-83 की कार्रवाई किसके ऊपर हो सकती है और बर्ड्स एक्ट के पहले सबसे पहले जेल कौन जा सकता है। आप सभी देशवासियों को मालूम है, तमाम चिटफंड सोसाइटी सहित सहारा के पीड़ित निवेशक कार्यकर्ता भी यह बात जानते हैं कि बर्ड्स एक्ट कानून के अंतर्गत तमाम प्राविधान दर्ज हैं, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को अपने निवेशकों से असुरक्षा की भावना हो सकती है। ऐसे में
कार्यकर्ताओं के हित और सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही। अगर कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना प्रस्ताव रखता है, बात रखता है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहता है, ऐसे में मदन लाल आजाद को कोई प्रॉब्लम है। वही मदन लाल आजाद जो 90% कार्यकर्ताओं की फौज के साथ जमाकर्ताओं की बात करते नजर आते हैं, वही मदन लाल आजाद वक्फ एक्ट कानून को विभिन्न राज्यों में प्रभावी कराने के लिए बात तो करते हैं, लेकिन जब बात कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पे आती है तो मदन लाल आजाद कन्नी काटते नजर आते हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के से बनाए गए पदाधिकारियों को गालियों से नवाजने का काम करते दिखाई देते हैं। आखिर मदन लाल आजाद कार्यकर्ताओं की जेल के रास्ते से देश भर के पीड़ित निवेशकों के भुगतान के रास्ते तय करना चाहते हैं, उनकी कुर्की नीलामी के रास्ते से देश भर के निवेशकों के भुगतान तय कराना चाहते हैं कि सहारा पीड़ित सहित तमाम चिटफंड कंपनियों के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं का एक संयुक्त मंच बना करके दोनों में वर्ग संघर्ष ना होने पाए, ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना करके देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं का भी पैसा और सम्मान वापस दिला पाते हैं। क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं? मैं वक्फ एक्ट कानून पे बात करूंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, धैर्य बनाए रखिएगा, देखिएगा। वक्फ एक्ट कानून के बारे में मैं बात करूं तो 2019 में तमाम देश में ऐसी परिस्थितियां दिखती थी कि 2019 में भारत की सरकार ने तमाम चिटफंड सोसाइटियों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए एक वक्फ एक्ट कानून की धारा का प्राविधान किया। कानून तो ऐसे बहुत सारे हैं जिससे तमाम इन भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए इन डायरेक्टरों, इन निदेशकों के खिलाफ कार्रवाइयां हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो देश भर के लोगों का करोड़ों अरबों रुपया वसूलते हैं और उसी पैसे का मशीनरी में उपयोग कराते हैं और उस पैसे के आधार पे ये तमाम लोग सीधे साफ तरीके से बचते हुए निकल जाते हैं। जिस कानून में हम सभी लोग माननीय न्यायाधीश, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की तरफ हम लोग आंखें लगाए बैठे हैं, उसी में इतने छेद हैं तो उस छेद का सीधा उपयोग उन कंपनियों के एमडी, उन कंपनियों के प्रबंध के निदेशक, पूरा प्रबंधन तंत्र उसका समुचित उपयोग करता है और बदले में लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा जाता है। ऐसे में 2019 में भी एक वक्फ एक्ट कानून लाया गया। उस वक्फ एक्ट कानून का प्राविधान जब उसकी पूरी विस्तृत कॉपियां, राजाज्ञा आई और उसको पढ़ा जाने लगा तो उस वक्फ एक्ट कानून को समझ करके, पढ़ करके पैरों के तलों से जमीन खिसकने लगी। वास्तव में अगर वक्फ एक्ट कानून की कार्रवाइयां शुरू हो जाएं तो देश भर के सहारा के एजेंट सहित तमाम चिटफंड कंपनियों के एजेंटों के ऊपर एक बड़ी आफत आ सकती है। मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूं, जिसको उन्होंने गलत तरीके से प्रस्तुत करके उन्हीं 90% से ज्यादा कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे हैं उनको वक्त ठगी पीड़ित परिवार का, समूह का, संगठन का साथी बना लिया और उन्हीं से ही वक्फ एक्ट कानून लागू करो कि एक बड़ी आवाज देश के पटल पे सरकारों के समक्ष ले जाकर रखने का प्रयास किया।
कार्यकर्ता पहले सहारा प्रबंधन तंत्र और तमाम चिटफंड सोसाइटी कंपनियों के भ्रमजाल में फंसे ही थे। उनको देश भर के तमाम निवेशक अपने पैसे के भुगतान के लिए पीड़ित कर ही रहे थे, लेकिन मदन लाल आजाद ने सोची समझी रणनीति के तहत उन सभी देश के तमाम चिटफंड कंपनियों के कार्यकर्ताओं को लामबंद करते हुए कि इस बक्स एक्ट कानून से आप सुरक्षित रह जाएंगे और आपका भुगतान हो जाएगा, इसकी साजिश रच डाली। जैसे जैसे समय बीतता गया और लोग उसको विस्तृत रूप से पढ़ते गए तो उन्हीं के खेमे में विरोध के स्वर उत्पन्न होने शुरू हुए और सवाल जवाब किया जाने लगा। ऐसे में तमाम वो साथी आज खुले मंचों से मदन लाल आजाद की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब वक्फ एक्ट कानून उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में मंजूरी दी गई और उसकी पूरी विस्तृत व्याख्या सामने आई, जिससे तमाम एजेंटों को सीधे प्रभावित होना है। ऐसे में देखते हुए कि कानूनी शिकंजा कहीं सबसे पहले उनकी कंपनियों के मालिकों के ऊपर ना पड़ते हुए एजेंटों के ऊपर पड़ेगी। एजेंट प्रताड़ित किए जाएंगे, एजेंट को जेल होगी, एजेंट की कुर्की नीलामी हो सकती है। ऐसे में उन तमाम लोग जो एजेंट थे उनके संगठन में उन लोगों ने अपने सहित देश के अन्य एजेंटों की सुरक्षा के लिए एक जनहित याचिका डालने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका समर्थन इस नाते भी कर रहा हूं कि कानून के रास्ते में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। जब कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगी तो निश्चित तौर पे वो सभी लोग, जिम्मेदार लोग, वो कड़ी जिसमें कार्यकर्ता भी शामिल है, उसके लपेटे में आएगा और तब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बड़े प्रबंधन तंत्र में बैठे लोग हैं उनके पास पैसे हैं और कार्यकर्ताओं के पास पैसे नहीं है। अब जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारी सुरक्षा कैसे हो सकती है, इस विषय पे अगर बात की जाए और इस विषय पे अगर हम एक कानूनी रास्ता अख्तियार करें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि किसी भी संगठन का एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए देश भर के निवेशकों का भुगतान हो, उसमें चाहे कार्यकर्ताओं की जान चली जाए, उनकी संपत्ति नीलाम हो जाए, उनको गिरफ्तार हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा सोच रखने वाले लोग उन्हीं लोगों को साथ लेके चलते हैं और जब उन्हीं की बात आती है तो वो सभी लोग को मदन लाल आजाद की तरफ से तमाम परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी नकारात्मक जवाब मिलता है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन देश के सहारा पीड़ित में वर्ग और वर्ग संघर्ष ना हो, इसके लिए सहारा के पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता एक साथ संयुक्त रूप से लड़ाई लड़े और कार्यकर्ता जमाकर्ताओं के हित के साथ साथ देश के निवेशकों के भी हित का ध्यान रखते हुए इस आंदोलन को बड़ा करे। ऐसी मंशा लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो और 12 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए देश के लोगों का भुगतान कराएं, ताकि कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनका भुगतान और जमाकर्ताओं का भुगतान आसानी से हो पाए। ऐसी परिस्थितियों में देश में वक्फ एक्ट कानून की पैरवी कर रहे मदन लाल आजाद
उन्हीं कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन को बड़ा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की जो मंशा उन्हीं के लोग बता रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि कहीं मदन लाल आजाद हम ही को हथियार बनाकर हमारे अपने लोगों को सीधे जवाबदेही बनाने के लिए तमाम जनपदों में कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वीडियोज आ रही हैं उनके तमाम पदाधिकारी जो उनसे आज बागी हुए हैं वो अपनी और अपने तमाम कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कोर्ट में जनहित याचिका लगा करके अपनी सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहते हैं। क्योंकि बक्स एक्ट कानून में जो राजाज्ञा है उस राजाज्ञा में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग, डिपॉजिट टेकर यानी आपने पैसा लिया और आपने संबंधित को पैसा दिया, इन दोनों लोग गुनाहगार की श्रेणी में आते हैं। इनकी संपत्तियां नीलाम करके देश भर के निवेशकों के पैसे की भुगतान करने का प्राविधान बक्स एक्ट कानून में है। आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि जब संबंधित कोई भी देश का पीड़ित व्यक्ति किसी थाने में एफआईआर कराने जाएगा, किसी कोर्ट से एफआईआर कराएगा, जब उसकी विवेचना होगी, जब उसमें बक्स एक्ट की धारा जोड़ी जाने की शुरुआत होगी, तो विवेचना के क्रम में विवेचक संबंधित पीड़ित व्यक्ति से पूछेगा कि आपको कैसे मालूम कि आप इस कंपनी में आप पैसा लगाइए। तो वो पीड़ित व्यक्ति ये बताएगा कि हमारे बगल, हमारे अगल, हमारे रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले एक इस कंपनी के कार्यकर्ता हुआ करते थे और ये हमको आके बताए कि इतना लगा दीजिएगा तो इतना पाइएगा और इतने साल में पाइएगा, और इनके कहने पे हमने उस कंपनी में पैसा लगा दिया। ऐसे में वो विवेचक अपनी विवेचना के क्रम में आगे बढ़ाएगा तो दूसरे विक्टिम के रूप में, पहले विक्टिम के रूप में उसी एजेंट के को विवेचना के क्रम में लाएगा और उनसे पूछताछ करने के लिए उनको थाने पे बुलाया जाएगा। और चूंकि उस कंपनी के वो अभिकर्ता हुआ करेंगे, अभिकर्ता रहे होंगे, ऐसे में चाहे कोर्ट और चाहे कोर्ट के माध्यम से पुलिस या थाने के मामले से पुलिस आपको सम्मन देगी या आपके घर पे दबाव बनाएगी कि आप हाजिर होइए और बताइए कि इनका भुगतान आखिर अभी तक क्यों नहीं मिला। ऐसे में अगर कोई अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा हो, वो आपके आंदोलन को बड़ा करने के लिए, देश के निवेशकों का भुगतान होने के लिए लड़ाई भी लड़ रहा हो, और अगर अपनी सुरक्षा चाहता हो कि ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, तब हमारे पास कौन सा जवाब होगा? क्या हम कोई कानूनी रास्ता उससे पहले अख्तियार ना कर लें? तो ऐसे में उन सभी लोगों को अपमानित करना, उनको गाली से नवाजना, उनको संगठन में गद्दार कहना, उनको संगठन से निकाल के बाहर करना या वो संगठन को छोड़ना, ये बात प्रतीत हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मदन लाल आजाद जी जैसे लोग 90% चिटफंड सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को एक साजिश के तहत अपने संगठन में जोड़ करके कार्यकर्ताओं के घरों पे पुलिस प्रशासन के छापे डलवा करके उनको गिरफ्तार कराना चाहते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता, जब एजेंट पकड़े जाएंगे तो वो निकल के बाहर आएंगे तो अपने अधिकारियों से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों तक की बातें खोलेंगे और वही आधार बनेगा। उस आधार के बाद तमाम अधिकारियों, उनके बड़े उच्च अधिकारियों के ऊपर एफआईआर हुए होंगे
और अगर वो एफआईआर तमाम उच्च पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं पे लगेंगे तो सबसे पहले मिलेगा कौन? ये बात मदन लाल आजाद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ये अंदर ही अंदर साजिश कर रहे थे कि देश के जो भी लोग वेबसाइट कानून की अनुपालना के लिए उनके संगठन में जुड़े थे, वो चाहे उनका भुगतान हो या ना हो, वो कार्यकर्ता की श्रेणी में आते हैं तो पहले इनको जेल भेज दिया जाए, ये जेल चले जाए, क्योंकि कानून अपना रास्ता, कानून अपना काम करेगी। फर्स्ट एक्ट उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो रहा, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, कमिश्नरेट के तमाम एप्लीकेशन मूव होंगे, जिसमें जांच प्रक्रिया और पड़ताल में ये बात सामने आएगी कि इन लोगों का पैसा इनके माध्यम से लगाया गया था, तो जिनके माध्यम से लगाया गया था वो भी उसमें एक्सक्यूज और दोषी साबित होंगे, उनको भी अपना पक्ष रखने आना होगा। ऐसे में वो कंपनी के ही वर्कर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे और उनको करना पड़ेगा। इन सभी बातों को डीपली ना बताते हुए, गंभीरता से ना बताते हुए, उन सभी देश भर के चिट फंड सोसाइटी के एजेंटों को गुमराह करने का काम मदन लाल आजाद ने किया, ऐसा उनके ही ग्रुप से निकले हुए पदाधिकारी बता रहे हैं। तो कितनी बड़ी साजिश है देश भर के एजेंटों के खिलाफ। कंपनियों ने तो उनको भी सड़क बेमौत मरने के लिए छोड़ ही दिया था। जो लोग आंदोलन के नाम पे उनसे पैसे भी लिए, उनको संगठित कर करके जनता के लोगों को साथ खड़ा कराने की कोशिश करी। अगर उनके लोग अगर कहते हैं कि एक हम लोगों को जनहित याचिका इस विषय पे सुरक्षित कर लेना चाहिए, एक पीआईएल लगा लेनी चाहिए कि हम सुरक्षित हो जाए, तो ये बात मदन लाल आजाद को आखिर खलती क्यों है? जिस बात से मदन लाल आजाद आखिर गुस्से में क्यों है, इस बात से वो उनको अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, ये वीडियो मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। आप मूल्यांकन करिए, आप तैयारी बनाइए, आप अपनी सोच को डेवलप करिए कि अगर मुकदमे हुए और उत्तर प्रदेश में विभिन्न कमिश्नरी ऑफिसों में कमिश्नर के आदेश पे नोटिसों को तामील कराने का काम संबंधित जिले के थाने करने लगे, तो उत्तर प्रदेश में ही ना जाने कितने लोगों के घर पे सुबह शाम रात दोपहर कितने थानों की पुलिस, कौन से एजेंट कब उठा लिए जाएंगे और उनसे पूछताछ होने लगेगी। इस विषय पे गंभीरता नहीं दिखा पाए एजेंट, जिसका परिणाम इस बक्सैट कानून के तहत आपको आने वाला है। और शायद यही गंभीरता उन चिट फंड कंपनियों के लिए लड़ाई लड़ रहे उनके संगठन में तमाम पदाधिकारियों को समझ में आ गई, और जब इसका ये प्रस्ताव रखे कि एजेंटों की सुरक्षा और उनके हित संरक्षण के लिए कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएं जिससे कार्यकर्ता सुरक्षित हो, इसमें मदन लाल आजाद जैसे लोग भड़क जाते। 90% लोगों ने, जो कार्यकर्ता ही थे, जिनके पास सूची थी, जो तनमन ढंग से लगे थे, पैसे से भी उनकी मदद करी, आंदोलन को उनके द्वारा कहने के हिसाब से हर जगहों पे गए भी, और आज जो फंसने की बारी आएगी तो उनकी सुरक्षा की बात करने वालों को बाहर होना होगा। और वो लोग आज भी अपने आदत के अनुरूप लोगों को गालियां देने से बाज नहीं आते। क्या कार्यकर्ता और कार्यकर्ता का परिवार पीड़ित नहीं है? क्या उसके संरक्षण की बात करना गलत है?
क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या तमाम संगठनों की नहीं है? क्या संगठन देश के निवेशकों का पैसा मिल जाए और कार्यकर्ता की जान चली जाए या जेल चली जाए, इसके लिए बनी है? और अगर इसके लिए बनी है तो कार्यकर्ताओं को समझना होगा कि आखिर हित किसके साथ सुरक्षित है और कौन आपके लिए सच्ची बात बोल रहा है। अगली वीडियो में बस स्टैंड का संपूर्ण व्याख्यान लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि बस स्टैंड जब प्रभावी होगा तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान किसका करेगा। इस वीडियो को आप तक छोड़े जा रहा हूं, वीडियो थोड़ी लंबी है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए और एक दूसरे से राय मशवरा करिए कि अगर कार्यकर्ताओं के संरक्षण की बात करते हुए लोगों को गद्दार कह दिया जाता हो, गालियां मिलती हो, तो क्या कार्यकर्ता इस देश का निवासी नहीं है? क्या उसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास नहीं किए जाने चाहिए? कार्यकर्ता और जमाकर्ता ही मिलकर के देश के लोगों का भुगतान करा सकते हैं और अगर कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष होता है तो निश्चित तौर पर एक पक्ष के साथ अन्याय होने का काम होगा और ये अन्याय ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा तो कतई नहीं करना चाहेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी साथी इसी तरह जन आंदोलन चैनल को देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। कल तक के लिए किसी अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।